आज हम समझते हैं कि जीव विज्ञान होता है क्या। इसको हम बेस से समझते हैं जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान विज्ञान वर्ग की वह शाखा है जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, मतलब जीवों के बारे में स्टडी या फिर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीव दो प्रकार के होते हैं, पेड़ तथा पौधे। इसी के आधार पे विज्ञान वर्ग में जीव विज्ञान की दो शाखाएं बन जाएंगी, एक तो जंतु जगत, दूसरे वनस्पतिक जगत। जंतु जगत के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे, जैसे शेर, भालू, चीता, मनुष्य भी जंतु में ही आएगा। और पेड़ पौधों के अंतर्गत हम वनस्पति जगत के अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, जैसे कोई भी प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे, आप कोई पौधा हो वो सब हम किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे? वनस्पति जगत के अंतर्गत। तो इस आधार पे जीव विज्ञान की दो शाखाएं हो जाएंगी, एक तो जंतु जगत और दूसरा वनस्पतिक जगत। जंतु जगत को कहेंगे जूलॉजी और वनस्पतिक जगत को कहेंगे बॉटनी इंग्लिश में। जीवों का अध्ययन को हम क्या कहेंगे? सम्मिलित रूप से जीव विज्ञान कहेंगे, मतलब बायोलॉजी कहेंगे। अब जंतु और पेड़ पौधे ये क्या हो गए? दो जीव हो गए। तो जीव क्या है? जीव केवल दो होते हैं, या तो वो जंतु एनिमल्स होंगे या फिर वो प्लांट्स मतलब पेड़ या पौधे होंगे, ये हमारा जीव हो जाएंगे। ठीक है, यही आपका बायोलॉजी है। एक बार फिर से, जीव विज्ञान विज्ञान वर्ग की वह शाखा जिसमें हम जंतु तथा वनस्पति का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है सम्मिलित रूप से। अब जीव दो प्रकार के होते हैं, जंतु तथा वनस्पति, पेड़ पौधे, ये हो गया जीव। अब बात करते हैं ये जो सभी जीव हैं ये बनते किससे हैं? तो सभी जो जीव हैं, हमने समझ लिया जीव कौन है, जंतु और पेड़ पौधे, यही जीव है, बाकी सब निर्जीव है। ये सभी बने होते हैं कोशिका के। कोशिका मतलब सेल। सेल जो है कोशिका, सेल मतलब कोशिका। सभी जो जीव हैं वो चाहे पेड़ हो या फिर जंतु हो, सब किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल मतलब कोशिका से मिलकर बनते हैं। स्टॉप कर। अब हमें सेल के बारे में समझना पड़ेगा कि कोशिका है क्या। कोशिका, तो कोशिका जीवन की मौलिक इकाई होती है, या किसी भी जीव शरीर की मौलिक इकाई होती है, क्योंकि इसके दो काम होते हैं, एक तो ये क्रिया करती है और दूसरी शरीर की संरचना मतलब निर्माण करती है। तो इसलिए कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि सेल जो है वो किन किन पदार्थों से मिलकर बनती है, या सेल जो है वो किस किस से मिलकर बनती है। हमने समझ लिया कोशिका के आधार पर जो जीव हैं वो कोशिका से बने हैं, और जीव कौन है? जंतु या फिर पेड़ पौधे। अब कोशिका के कार्य, जो कोशिका है दो कार्य करती है, तो जीव के शरीर का निर्माण करती है और दूसरा जीव के सभी कार्य करती है। कहने से मतलब हुआ कोई भी जीव हो उसका जो शरीर है वो कोशिका का मिलकर बना हुआ है। जब वो कोशिका से बना है तो काम भी कोशिका ही करेगी। जैसे हमारे हाथ हो, नाक, आँख, कान, ये सब किससे बने हुए हैं? कोशिका के बने हुए हैं। और आप सब देखते हैं कि देखने का भी कार्य करते हैं, जैसे आँख होगी, कान है, सुनने का कार्य करती है। तो एक प्रकार से ये सभी कार्य कोशिका ही कर रही है, क्योंकि वो सब किसके बने हुए हैं? कोशिका के बने हुए हैं। ठीक है, ये सब तो दो कार्य हो गए इसके, एक तो जीव शरीर का निर्माण करना और दूसरा जीव के शरीर के सभी कार्य करना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। कहने का मतलब ये हुआ संरचना मतलब निर्माण करना जीव के शरीर का, और जीव के सभी कार्य किसके द्वारा होंगे? कोशिका के द्वारा होंगे। तो कोशिका को इसलिए जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं। अब कोशिका के आधार पर जो जीव हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक कोशिकीय जीव जो छोटे होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब सरल हैं और एक कोशिकीय जीव हैं। कहने से मतलब इनमें केवल एक ही कोशिका का इनका शरीर है बना हुआ। इनकी जो कोशिका है उनमें एक कोशिका है, उसी से अपना सब कुछ करेंगे। जैसे उत्सर्जन भी उसी से होगा, जनन भी उसी से होगा, और जो है सभी काम ये उसी अपनी एक कोशिका से करेंगे। अब जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं
जैसे कि मनुष्य है, बड़ा प्राणी है, बहुकोशिकीय है, और भी बहुत सारे बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाएंगी। वो अपना सभी कार्य अलग अलग कोशिका से अलग अलग काम करेंगे। कोशिकाएं ऊतक बनाएंगी, आगे आएगा, समझा दी जाएगा सब। बाकी बहुकोशिकीय से मतलब है जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर हुआ हो, ऐसा शरीर बहुकोशिकीय शरीर या फिर बहुकोशिकीय जंतु या फिर जीव कहलाएगा। अब बात करते हैं कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और कब की थी? 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। हमने इसमें समझ लिया है कि जो सभी जीव होते हैं वो कोशिका के बने होते हैं, और कोशिका कार्य करती है, जीव के सभी कार्य करती है, चाहे वो छोटा जीव हो, एक कोशिकीय हो या फिर बहुकोशिकीय हो। और इसीलिए संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं इसको, कोशिका को। जो सेल है वो जीवन की मौलिक इकाई, इसीलिए इसको कहा गया है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। अब इसके बाद सेल के प्रकार, कि सेल जो है वो कितने प्रकार की होती है। आइए समझते हैं कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के दो प्रकार हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी कोशिकाएं होंगी? जिनमें न्यूक्लियस मतलब केंद्रक का अभाव होगा, उनमें केंद्रक क्या होगा? नहीं पाया जाएगा। उनका जो डीएनए या आरएनए है वो साइटोप्लाज्म में ऐसा ही घुला रहेगा, जिसको आरंभी केंद्रक बोलेंगे। अभी आपको समझाता हूँ कैसे, तो पहले पढ़ लीजिए। ऐसी कोशिका जिसमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है, राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़े नहीं रहते, इनमें कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड आदि अनुपस्थित होते हैं। तो ऐसी कोशिकाएं कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, मतलब आद्य कोशिकाएं। इनका निर्माण पहले हुआ था, जो जैसे जीवाणु सरल कोशिकाएं, नीले हरे शैवाल, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका। कहने से मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल सरल कोशिका है। हम इसको लिख सकते हैं कि एक ऐसी कोशिका है सरल सेल। सेल मतलब कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल है वो बिल्कुल सरल है, इसमें ये कोशिकांग का अभाव है, मतलब अनुपस्थित है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्जी बॉडी, ये सब इसमें नहीं पाए जाते। केवल इसमें डीएनए होगा और वो भी उसके साइटोप्लाज्म में ऐसे ही घुला रहेगा, जैसे जीवाणु और नीले हरे शैवालों में पाया जाता है। और इनमें जो एक मेन है राइबोसोम, राइबोसोम इनका 70S प्रकार का होगा। बस ये इनमें बहुत छोटा सा अंतर है। अब हम समझते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। हमने समझ लिया है सेल के दो प्रकार हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक में मैंने आपको बताया अभी, इनका जो केंद्रक होता है उसमें कला नहीं होती, मतलब उसमें झिल्ली नहीं होती है। और इधर यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ते हैं अब, इसमें कला युक्त पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। इनका जो केंद्रक होगा यूकैरियोटिक कोशिका वो ऐसा होगा जो पूरी तरीके से किसी झिल्ली के द्वारा घिरा रहेगा, और इसमें ये अब्सेंट होती है केंद्रक कला। कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड मतलब लवक, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये सारे इसमें उपस्थित होते हैं। हमने यहाँ देखा था प्रोकैरियोटिक वाले में ये सारे इसमें अनुपस्थित थे। राइबोसोम जो हमारा यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं, 80S प्रकार के होते हैं। और इधर प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। और एक और अंतर है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है यूकैरियोटिक कोशिका में, और इधर प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। उदाहरण सभी प्लांट्स और एनिमल, सभी पेड़ और पौधे तथा जंतु, सभी प्रकार के जंतु यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। केवल किसको छोड़कर? जीवाणु तथा नीले हरे
शैवाल को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी जो हैं किसके उदाहरण हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। तो हमें समझ आ गया है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर भी समझ आ गया है, हमें पता लग गया है कि कोशिका दो प्रकार की होती है, नंबर 1 प्रोकैरियोटिक कोशिका, नंबर 2 यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो आद्य कोशिका है, मतलब प्राइमेटिव है, वो पूर्व की कोशिका है। मतलब कहने से ये है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उनका निर्माण पहले हुआ है और जो यूकैरियोटिक कोशिका है उनका निर्माण बाद में हुआ, क्योंकि उनका विकास बाद में हुआ है। जैसे जीवाणु सरल कोशिका है, नील हरे शैवाल सरल कोशिका है। और यही हम देखते हैं कि प्लांट्स या फिर जंतु जो कि बड़े होते हैं, बहुकोशिकीय भी हो गए, वो सभी बहुत जटिल हैं। तो ये कोशिका के प्रकार हो गए। अभी हमने समझ लिया है कि कोई भी जंतु हो या पौधा हो वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब हम समझते हैं कि कोशिका किन से मिलकर बनी है। हमने भी समझ लिया था कोशिका के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इसके बाद हमें समझना है कि ये जो कोशिका है ये बनी हुई किसकी होती है। तो कोशिका 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। नंबर 1 कोशिका कला, नंबर 2 केंद्रक और नंबर 3 साइटोप्लाज्म। अगर हम समझे ये कोई भी एक कोशिका है, सेल है, तो ये जो इसका आउटर लाइन होती है इसको बोलते हैं कोशिका कला। तो क्या हो जाएगा, कोशिका कला। इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। इसके बाद इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होगा एक, और एक इसमें ये दर भरा रहेगा जिसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसको बोलेंगे कोशा द्रव्य। तो हमने समझ लिया जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसमें मेनली 3 चीज़ों से मिलकर वो बनती है, कोशिका कला, केंद्रक और कोशा द्रव्य। अभी जो कोशा द्रव्य है इसमें विभिन्न पदार्थ भरे रहते हैं जिनको क्या बोलते हैं, कोशिकांग, यानी कि कोशिका के अंग। कोशिका के अंग उनको बोलते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ऊर्जा उत्पादन होती है। और ऊर्जा का उत्पादन किसके रूप में होता है, एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। इनको ऊर्जा के सिक्के भी बोलते हैं, ऊर्जा के सिक्के, क्योंकि किसी भी जीवन की या शरीर की सभी क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। ऑक्सीकरण, भोजन के ऑक्सीकरण से, फूड के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है जो एटीपी के रूप में होती है। और जो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया होती है। राइबोसोम भी एक कोशिका का अंग है, कोशिका का अंग है। हमने पढ़ा था जो राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का था, और जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें वो 80S प्रकार का था। हमने एक बार फिर से याद कर लिया कि राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S और 80S। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन जो शरीर बनाती है उसका निर्माण करना। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारे शरीर में टूट फूटी कोशिकाएं हैं उनको ये समेट लेता है, क्योंकि इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है हाइड्रोलेज एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलेज एंजाइम। ये लाइसोसोम में पाया जाएगा, जो अपघटित करता है टूटी फूटी या मर सेल को, इसीलिए इसको आत्मघाती थैली बोलते हैं। आत्मघाती थैली कौन है, लाइसोसोम। और इसका निर्माण होता है गोल्जी काय में, गोल्जी बॉडी में इसका निर्माण होता है लाइसोसोम का। और इसमें ये जो एंजाइम है हाइड्रोलेज एंजाइम, इसका निर्माण होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतरप्रद्रव्य जालिका। ये 2 प्रकार की होती है, चिकनी ER मतलब चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रुक्स अंतरप्रद्रव्य जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और
रो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रो होती है उसमें पूरी होगी।